हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स का पार्ट 1। गाइस, आज से आपकी फिजिक्स भी स्टार्ट हो गई है और फिजिक्स की भी वीडियो मिलना स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद आपको केमिस्ट्री की भी 1 बाय 1 मिलती रहेंगे। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें या बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो शुरू करें। बचे हुए जो मोटिवेशनल थॉट थे कल वाले, वो आज मैंने ले लिए। चलो देखते हैं पहला मोटिवेशनल थॉट किसका है। दीक्षा का क्या बोलता है? फॉरगेट द मिस्टेक, रिमेंबर द लेसन। मतलब गलती को भूल जाओ और सबक याद रखो। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी चीज़ आपसे गलती हो जाती है या कभी भी गलत हो जाता है, घर पे गलत हो जाता है, तो उस चीज़ को गलती को भूल जाओ और उससे क्या है, उस चीज़ से हमेशा सबक याद रखो। ये आपको खासकर एग्ज़ाम में अप्लाई करना ज़रूरी है कि मतलब अगर गलती होती है तो उसको भूल जाओ और उससे सबक ले लो कि अब एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा। अमित ने देखिए क्या लिखा है। ज़िंदगी मिलेगी तू चल तो सही, रास्ते बनेंगे तू कुछ कर तो सही। ज़िंदगी मिलेगी तू चल तो सही, रास्ते बनेंगे तू कुछ कर तो सही। जो लोग कुछ नहीं करते ना, उनके लिए ये बढ़िया है कि कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए। चलो शुरू करें पहला क्वेश्चन। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। आज आपका लेवल जो रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है। और जितने भी फिजिक्स के महारथी वो आ जाएं सारे लोग, क्योंकि आज आपके क्वेश्चन एकदम दमदार होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता है कौन है? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या फिर कोपरनिकस? सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसे क्या बोलते हैं? जी, कैपिटल जी बोला जाता है। तो इसका नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। आपने एक नियम इसका पढ़ा होगा न्यूटन का। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, जैसे कि ये m1 है, ये m2 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के समानुपाती तथा इसकी त्रिज्या के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे ये इसका जो बल कैसे बन जाएगा आपका? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और जी का मान क्या होता है आपका? ये तो फार्मूला हो गया, अब बताना ज़रूरी है थोड़ा सा। ये तो आपका जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। हो गया। और ये आपको पता ही होगा, जो छोटा वाला जी होता है वो अलग होता है। छोटे वाले जी का मान क्या होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इक्वेटर लाइन पे, और ध्रुवों पर क्या होता है? ज़्यादा होता है, याद रखना। और जी आपका आ गया गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। और उसके अलावा केपलर ने जो बताया था, वो क्या बताया था? गिरोह की गति के बारे में किसने बताया? केपलर ने बताया था। और कोपरनिकस ने अपने गिरह गति की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई। जो गिरोह की गति की खोज की गई वो कोपरनिकस के बताया गया, लेकिन गिरहीय जो गति होती है, मतलब जो अपनी चाल में चक्कर लगाता है, उसके बारे में केपलर ने बताया था, याद रखना। दोनों में फ़र्क है। गिरहीय गति की नियमों की खोज जो की वो केपलर ने की, और जो कोपरनिकस के द्वारा भी इसके बारे में और एक्सप्लेन किया गया कोपरनिकस के द्वारा। ऐसे याद रख लो आप, क्योंकि आपको ज़्यादा उसमें उलझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कैसा होता है? सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या वर्ष भर एक समान रहता है। मतलब पृथ्वी पर सूर्य द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है वो कैसा रहता है? समान रहता है, या फिर ज़्यादा होता है, या कम होता है, या एक समान रहता है? आपको पता है कोई भी दो पिंड होते हैं, मान लीजिए कोई भी एक कार इधर है एक कार इधर है, तो वो जैसे कि एक में
एज अ गुरुत्वाकर्षण की तरह बता रहा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो अपनी ओर खींचने का कार्य करता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। तो पृथ्वी है, सूर्य अपनी ओर खींचता है और पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो ये पूछ रहा है बल किसका ज़्यादा होता है, ऐसे सिंपल भाषा में समझो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जितना आपका सूर्य लगाता है उतना पृथ्वी लगाता है। अगर सोचो, अगर सूर्य ज़्यादा बल लगा देगा तो पृथ्वी तो खींची चली जाएगी ऊपर के लिए, और पृथ्वी अगर ज़्यादा बल लगा देगी गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी जो है सूरज को नीचे खींच लेगी फिर। इसी वजह से ये लोग समान लगाते हैं, पृथ्वी भी समान लगाती है, सूरज भी, तभी तो बैलेंस बना हुआ है, पृथ्वी अपनी जगह है, सूरज अपनी जगह है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कैसा होगा, पहले की अपेक्षा दोगुना, पहले की अपेक्षा 4 गुना, पहले की अपेक्षा आधा होगा, या पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। जैसे कि मतलब अभी जो वर्तमान मतलब जो बताई जाती है दूरी उसकी अपेक्षा दोगुनी कर दी जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। जो सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया यार, चलो कोई नहीं गाइज, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे अपन लोग। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं फिर आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या था, किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान अपने भार जो mg होता है उससे भिन्न क्यों होता है। आपको पता है द्रव्यमान और भार के बारे में तो जानते ही हो। भार क्या होता है, W बराबर mg होता है, अब वो F बराबर ma होता है, ये mg होता है, और जो आपका द्रव्यमान होता है वो किसी का भी मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान किंतु भार एक बल है। ठीक है, किसी भी वस्तु का वो अपना खुद का जो भी उसका मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन भार क्या होता है, भार आपको पता है F बराबर mg होता है, तो वो क्या होता है, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है इसकी वजह से चेंज होता रहता है, तो इसी वजह से वो एक बल है और ये एक द्रव्यमान है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस एक समझने का फेर था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, किसी पिंड का भार क्या होता है, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये तो बता सकते हो आसानी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही ऑप्शन है इसके, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन नीचे है, चलो उसे छोड़ो, 3 में से आंसर दे दो, इन्हीं में से एक आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और आपका क्या होता है, विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पर कम होता है। ये आपका किसके द्वारा बताता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों होता है। चारों ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर देना है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों का पिंड का भार अधिक होता है। अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में, चारों ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर देना है। इसी वजह से मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग है, बड़े क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है जो दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, ये तो आपको पता है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि आर, जो आपका कैपिटल आर होता है वो बराबर होता है पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। ठीक है,
पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP है व WE है। WP व WE समझ में आ गया। ये आपका क्या है, पोलर का हो गया, पोल के लिए बोला है, और WE आपका अर्थ के लिए बोला है। किसके लिए? अर्थ के लिए। वो पोलर के लिए और ये इक्वेटर के लिए बोला है। यार उल्टा उल्टा बता देते हैं। ये WP जो हो गया आपका पोलर के लिए हो गया, WE हो गया आपका इक्वेटर के लिए, विषुवत रेखा के लिए। तो किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, पृथ्वी जो घूम रही है उसका घूर्णन रुक जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका पोलर पे जो मान है वो बढ़ जाएगा, पिंड जो है वो उसका बढ़ जाएगा, WP का बढ़ जाएगा, या WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या WE कम हो जाएगा। देखो ये थ्योरी आपकी समझी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से घूम रहे हैं। अगर ये जो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया इन सब का कॉन्सेप्ट एक ही है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसी में है ये सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, WP में जो आपका पोल है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः ये है, WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक गया तो WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि एक बार जो नहीं सुन पाए वो दोबारा सुन ले। वैसे सुन लेते होगे 2 बार में, एक ही बार में। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, या ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे या नीचे की ओर से गमन करे। तो बताओ लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक कब हो जाता है? जल्दी से आंसर देना है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तो व्यक्ति का लिफ्ट का भार क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और जब आपने देखा होगा कभी कभी लिफ्ट का तार वगैरह टूट जाता है तो जब वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा तब व्यक्ति का भार क्या होगा? नगण्य होगा, मतलब कि शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका क्या हो जाता है? ये तो क्वेश्चन मैंने कराया भी काफ़ी टाइम पर, तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार उसका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ये तो आपको पता है, द्रव्यमान तो सेम रहता है, जो पृथ्वी पर है वो भी वहाँ पर जाकर रहेगा, क्या नाम है, चंद्रमा पर। और लेकिन भार क्या होता है? mg होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो 100, यहाँ पर मान लो 60 है, तो चंद्रमा पे जाकर इसका कितना हो जाता है? 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 होगा तो वहाँ पे जाकर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, पृथ्वी पे मान लो किसी का भार 60 है, 60 भार है, तो वहाँ चंद्रमा पे जाकर इसका 1/6 हो जाएगा। तो 1/60 जब करेंगे तो इसका जब 10वां हिस्सा छठा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। आया समझ में? ये सारे मैंने क्वेश्चन साइंस वाले जो चल रही थी तो उसमें भी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एक समान गति से ये घूर्णित होगा। ठीक है, ये गलत लिख दिया थोड़ा। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। ठीक है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या स्थिर रहेगा, या फिर एक आपका क्या है? शून्य हो जाएगा। चलो उसे छोड़ो, इन्हीं 3 में से आंसर दे दो। थोड़ा नीचे हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। ठीक है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा, उसमें आपने देखा होगा कि वो घुमाते नहीं है मतलब बच्चे, तो एकदम गेंद का जो होता है लिपटने लगता है, तो गेंद का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग बराबर क्या होता है? W = θ/t।
क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर आंसर देंगे। एक गोल पीपे बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि एक गोल पीपे को बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सरल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिलेंडर, ठीक है, खींच कर ले जाओगे तो क्या होगा, उसे नहीं ले जा पाओगे, और लुढ़का के मतलब वैसे ले जाते हैं, कई बार गैस वाला देने आता है भाई तो वो लुढ़का कर लेकर आते हैं, क्यों, क्योंकि आसानी से ले आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चारों ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर देना है। फिजिक्स जो है ना आपकी, फिजिक्स अगर आपको रियलिटी में महसूस करते हो तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, और जिसने अगर महसूस नहीं कर पाया फिजिक्स में तो वो नहीं सोच सकते इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल भी, सबसे ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट भी होता है, सबसे ज़्यादा इजी भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, ठीक है, सर्पी घर्षण, ये होगा आपका सर्पी, सीपी लिख दिया, ये आपका है सर्पी घर्षण, ठीक है, इंग्लिश में ठीक है। स्लाइडिंग फ्रैक्शन की तुलना में लोटनिंग घर्षण कम होता है, रोलिंग फ्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। जो आपका वो वैसे करके खींच के ले जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, घर्षण ज़्यादा होता है, और जो वैसे ले जाते हैं मतलब गोल तरीके से ले जाएंगे, लिटा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें घर्षण कम होता है, इस वजह से आराम से ले जा सकते हैं कोई भी गोल चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 12, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज़ को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही परिघटना क्या है। कागज़ व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, या फिर त्वरण को दर्शाती है। तो किसे दर्शाती है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई चीज़ जल से भरा गिलास के नीचे से दबे कागज़ को एक साथ खींचते हैं तो वो एक साथ खींचने का परिघटना क्या है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। देखो कोई भी चीज़ होती है वो अपनी स्थिति को क्या रखती है, बनाए रखना चाहती है। अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी, और रुकी हुई है तो वो रुकी हुई है। जैसे आपने देखा होगा बस में जो यात्री होते हैं वो एक साथ आगे के लिए झुक जाते हैं, क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि जो स्थिति होती है उनकी पैर जो लगे होते हैं बस के उस पर, तो वो रुकी हुई सी स्थिति होती है। लेकिन जैसे ही क्या नाम ब्रेक लगते हैं तो हमारा जो आगे का हिस्सा होता है वो आगे के लिए झुकता है। क्यों झुकता है, आगे का हिस्सा आगे झुकता है, लेकिन नीचे का हिस्सा क्यों नहीं झुकता है, क्योंकि नीचे का हिस्सा हमारा ऑलरेडी लगा हुआ होता है, और आगे वाला हिस्सा जो हमारा कंटिन्यू चलने की कोशिश करता है उसी के साथ, बस के साथ। आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, किसी दिन आपको क्वेश्चन आते रहेंगे तो किसी दिन करा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो किसी पिंड का वेग क्या हो जाए, दोगुना हो जाए पिंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका संवेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चलो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक भारी एवं एक हल्के पिंड का एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड होते एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, या उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। एक भारी एवं एक हल्के पिंड का एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ये आपका क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर अनुसार गतिमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के 1 मीटर
की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य करना होगा। 0 होगा, 20 जूल होगा, 200 जूल होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत सोच कर आंसर देना है इसका, इजी क्वेश्चन नहीं है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होगा। पता है शून्य कैसे होगा? देखो, जब हम किसी को इस तरीके से हम W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है, एफ ए कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा। तो जब आप एक ही दिशा में लगा रहे हो, जैसे कि मान लो आपका पिंड यहाँ पे था, वो आप ऊपर के लिए बल लगाओगे, तो आपका जो यहाँ से यहाँ तक बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है? 180 डिग्री का लग रहा है, ठीक है। तो W बराबर एफ कोई भी हो गया, आपने एम ए हो गया, वो मान लो जो भी था, और कॉस थीटा की जगह क्या लगाएंगे? 180 डिग्री। तो कॉस 180 का मान कैसा होता है? कॉस 180 मान का मान कैसा होता है? अरे यार 180 नहीं, ये आप जब बिल्कुल ऊपर के लिए लगाएंगे तो आपका 90 डिग्री लगेगा, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो एक सुनो, मैं लीनियर समझ रहा, और जैसे कि ऐसा वाला जो होता है तो उसमें 180 लगता है, लेकिन है ऐसे में। तो आपकी पैरेलल जब किसी में आप बल लगाओगे तो आपका कौन सा कोण लगेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल लगेगा। तो W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस तो आपका छोड़ो, पहले आप कॉस थीटा ले लो। कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सारा क्या हो जाएगा? किया हुआ कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बनते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये तो हम आसानी से निकाल भी लेंगे, फिर आंसर लगाएंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? K बराबर 1/2 mv²। अब हमने क्या कर दिया? इसका वेग क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। द्रव्यमान ऐसे ही रहा, वेग कितना कर दिया? दोगुना कर दिया। तो 2v हो गया, तो 4v²। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा? उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोगुनी। और दोगुनी नहीं, 4 गुनी हो जाएगी। पूछो क्यों? फिर ये आपका हो गया इस तरीके से 4 × 1/2 mv²। तो mv 1/2 mv² आपका गतिज ऊर्जा होती है। अभी कैसी हो गई? 4 गुनी हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। साइंस वाले हैं अगर जिन्हें नहीं समझ में आया तो वो आप थ्योरी एक बार पढ़ लेना। आपके पास अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है साइंस, तो एक काम करना आप, मैं बता रहा हूँ, जिनके पास भी बुक, जैसे कि वो सोच रहे हैं कि साइंस पढ़ना, तो आप लूसेंट की सबसे पहले पढ़ लो, ठीक है। अगर लूसेंट की नहीं है तो आप पढ़ लो प्लेटफॉर्म की, किसी के पास बुक हो प्लेटफॉर्म वाली बुक से पढ़ लो, वो भी अच्छी है, रुकमणी पब्लिकेशन की आती है। उसके अलावा आप पढ़ सकते हो अरिहंत की, ले अरिहंत की भी ठीक है। फिलहाल आप लूसेंट से पढ़ लो पहले साइंस, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट कर लो, केमिस्ट्री भी पढ़ लो, बायो भी पढ़ लो। देखो बीच बीच में जब आपके पास टाइम होता है क्लास लेते हो, उसके बाद जब फ्री होते हो तो उस टॉपिक को क्लियर करो। अब जैसे कि आज के ये न्यूटन वाला गुरुत्वाकर्षण का नियम का आपका ये टॉपिक है, तो इसे अगर जो चीज़ नहीं समझ में आए तो इस टॉपिक में जाके आप देखो, समझो, यही आपकी पढ़ाई है। क्वेश्चन 18 क्या बोलता है, देखते हैं। स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर डोलन रहा होता है, पदार्थ को क्या कहते हैं? एक जैसे कि वो घुमाते नहीं, पंखा टाइप का होता है, वो ही समझो सेम। एक छोटा पदार्थ जो है किसी में गिट्टी बांधी और उसे जो है चारों तरफ घुमा रहे हैं, जैसे कि ये गिट्टी है आपकी, ये इस तरीके से धागा बांधा और हम जो है पूरी चारों तरफ घुमा रहे हैं, वो इसी के बारे में बोल रहा है। तो पदार्थ को क्या होता है ये पूछा है। सारे ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर देना। क्वेश्चन आगे समझ में ना, थोड़े टफ क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ी है और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से कर सकते हैं। देखो थ्योरी करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते, थ्योरी करने से आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप खुद ब खुद बनते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिक होती है।
जब आप किसी को गिट्टी बांध के और किसी स्ट्रिंग से मतलब धागे से घुमा रहे होते हो तो उस बीच जो होती है आपकी गतिज ऊर्जा जो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, थकान कम हो या स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। तो ऐसा क्या होता है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्थिरता में वृद्धि हो। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। ठीक है, अगर वो जैसे कि उसका एक जो होता है ये लॉजिक होता है, मैं किसी दिन फिजिक्स से रिलेटेड ये लॉजिक होता है कि जब वो आगे पैर रखेगा तो उसका कोण वहाँ पे बनना चाहिए, एक बैलेंस बन रहना चाहिए। अगर वो क्या नाम है वैसे ही सीधा सीधा जाएगा तो चढ़ ही नहीं पाएगा ऊपर पहाड़ पे। इससे रिलेटेड एक रूल होता है, वो मैं बता दूंगा किसी दिन। सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। देखो आप सोचो मैं एक दिन में सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँ तो नहीं बता सकता। कोई भी टॉपिक आ गया, मैंने एक चीज़ का ले किया, उसके बारे में मैं बता दिया इस तरीके से। अब ये मत कहना सर बोल देते हैं बताते हैं नहीं। भूस्थिर या तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल है 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन या फिर निरंतर परिवर्तनशील है। तो कैसा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक से पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ हो उसी वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा या कम वेग से गमन करेगा। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन कराया भी था पहले। देखो अगर किसी भी वायुयान से अंतरिक्ष यान से कोई भी सेफ फेंका जाए तो क्या होगा, यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा, उसी वेग से आएगा। ठीक है, याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपके, ये कोई टफ नहीं है, ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अगर लेवल बढ़ा दिया साइंस का तो बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पानी समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, गहराई तथा खारापन कम होता है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गहराई व खारापन घटता है। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र के पानी में पानी का घनत्व बढ़ता जाता है, क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि गहराई व खारापन जो होता है वो क्या होता है, घटता है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, नदी में जो है, नदी में तैरने के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि इसका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है समुद्र का। आपने देखा होगा नाव वगैरह जो चलती है वो बहुत लहरें लेती हैं, क्यों, क्योंकि समुद्र जो होता है वो जोर लगाता है नीचे से घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो ये क्या होता है। अरे यार उल्टा बता दिया मैंने क्वेश्चन, गाइस यार सॉरी यार, कभी कभी ऐसा होता है मुझे लगता है ये आंसर ठीक है, अब वो बाद में गलत बता देता हूँ मैं। खैर मैं रिकवर कर देता हूँ, ये एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लेकिन ओ ये वाला लग गया। ठीक है, सारे साइड करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है, गहराई व खारापन दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये था इसका।
क्वेश्चन नंबर 23, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो ये क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये, मैं कोई चीज़ बताता हूँ फिर मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि यार ये मैंने गलत बताया, मैं तुरंत रिकवर कर देता हूँ। बाई चांस है कोई चीज़ गलत हो जाए या मिस्टेक से, बाई मिस्टेक्स, तो बात अलग है। बाकी मुझे तुरंत पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैं आपकी तरह मतलब ऐसे नहीं याद करता, कॉन्सेप्ट से पढ़ता हूँ। तो कॉन्सेप्ट से जो है ना, मुझे चीज़ें पता रहती हैं, कभी भूलते ही नहीं कॉन्सेप्ट पकड़। तो इसका राइट आंसर तो अभी मैंने बताया भी था ऊपर इसके बारे में, तो ऑप्शन ए, थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता। पारा द्रवरूपी एक धातु ही है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, या फिर इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। चलो इसी में से आंसर दे दो, तीन में से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, इस वजह से जो होती है इस्पात की गेंद जो होती है, स्टील की गेंद, वो पारे पर तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 25, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है? दाब बहा दाब के समान ही होता है। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। ये देखो गाइज, एक चीज़ मैं बताऊँ, अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है जो समझ में ही नहीं आता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछा कैसे कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, बस इतना क्वेश्चन बोला, ये कोई क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन अब ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता लगे कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। यहाँ तक तो क्वेश्चन कोई है ही नहीं कि एक आसमान में उड़ रहा वायुयान, ये कोई क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन ऑप्शन पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्वेश्चन है था क्या। ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। मतलब उसमें जो पंप लगे हुए होते हैं तो उसकी सहायता से नॉर्मल प्रेशर रहता है, अगर ज़्यादा या कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। आप बोलेंगे कि सर यही वाला हमारा ठीक हुआ। अरे कोई नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ का आपको आंसर मिले, कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैरोमापी। चलो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वायुमंडल का बहुत अधिक दाब होने के बाद ही हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इस दाय को सहन कर सकती हैं। हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। अब देखते हैं इससे ये कौन आंसर दे रहा है इसका। देखो अगर आपको आंसर नहीं आया करे ना, देखो आप जितना कर सकते हो गैस किया, आपने आंसर लगा दिया, मान लो गलत हो गया, अभी कोई एग्ज़ाम थोड़ी चल रहा है आपका। जब एग्ज़ाम चलेगा तो बात अलग है, आप स्किप करोगे क्वेश्चन को, जाहिर सी बात है। तो आप समझा करो, मैं उसके कोई टफ़ क्वेश्चन होता है मैं उसको ज़रूर बताता हूँ। ईजी क्वेश्चन को तो मैं एक बार छोड़ देता हूँ, लेकिन जो भी टफ़ क्वेश्चन होता है मैं उसे ज़रूर बताता हूँ ताकि आपको समझ में ईजिली आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है। क्वेश्चन क्या था ये तो पता रहा कि हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी जो हम महसूस नहीं कर पाते दाब, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। इस वजह से हम जो है बाहर का दाब जो होता है, प्रेशर होता है, वो महसूस क्या होता है, नहीं कर पा सकते। क्वेश्चन नंबर 28,
किसी पिंड का अधिकतम भार होगा, वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या फिर निर्वात में होगा। तो किसी पिंड का अधिकतम भार कब होता है? तो ऑप्शन डी, निर्वात में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भिन्न धातुओं के बने 1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो प्रत्येक का भार एक ही होगा। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा, या उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। भिन्न धातुओं के बने 1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो ऐसे ही बताता हूँ, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्न में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? 1 किलोग्राम जल को, 1 किलोग्राम तांबा को, 1 किलोग्राम ढीले ढीले रूप से भरे पंख, या उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जो है वो ऊपर उठा ले जाएगा। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर उड़ जाती है। चलो क्वेश्चन खत्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सेफ रहें, और जो भी क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी किस पे? परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के। कभी कभी पीडीएफ नहीं आ पाती तो दूसरे दिन डल जाती है। ठीक है, और बाकी लगातार प्रैक्टिस करते रहे। आपको पता है सुबह में अपना जीके का चलता है, शाम में जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, वो अभी बायो का करा रहे थे, अब जो है फिजिक्स का होगा, फिर बायो के पार्ट कराएंगे, फिर केमिस्ट्री की। इस तरह से चलता रहेगा। इस तरीके से आपका जो दिमाग है ना वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ, आपके दिमाग में खलबली मचेगी, कभी बायो का, कभी केमिस्ट्री का, कभी फिजिक्स का। फिर आपके दिमाग में एक पेपर सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में पेपर सेट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। ये आप खुद देखोगे इम्प्रूवमेंट। ओके, बाय बाय एवरीवन।